गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं सभी? बताएंगे आप सभी कैसे हैं मेरे भाई? कैसे हैं सभी बताएंगे? अच्छे हैं, बेहतर हैं, शानदार हैं। आज की क्लास में सभी का स्वागत है मेरे भाई। संडे मतलब फंडे। देखो भाई, क्लास थोड़ी लेट सेट हो जाती है, उसके लिए तो सॉरी, है ना भाई। पहली बात तो बाकी तुम्हारी क्लास 6 बजे ही होती है, मतलब होती है, ठीक है भाई। एक्सटर्नल इश्यूज हैं, उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी तुम्हारी क्लास 6 बजे ही डलती है, ठीक है ना। नहीं डल पाती उसके लिए सॉरी। बाकी देखो, कल की जैसे क्लास है वो मैंने पहले ही डाल दी, है ना, तो 6 बजे तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। चलो, ये वाली क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, इसलिए तुम्हें आज मिलेगी, है ना। बालों वालों को मत देखा करो, बाल वाल तो उड़ जाएंगे थोड़े दिनों में, ऐसे भी उड़ रहे हैं। तुम बोलोगे सर पंखा चल रहा है उड़ेगा। देखो, आज है मेरे भाई संडे, ठीक है। और संडे में अपन कर रहे होंगे क्या? फंडे, ठीक है। फंडे का मतलब अपन देखो, अब अपना क्या चल रहा था मेरे भाई, मैंने संडे के लिए तुम्हें से बोला था कि मैं मतलब तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब जो पिछली सालों में आए हुए हैं। कौन कौन से चैप्टर के रह रहे थे अपने? सेकंड और थर्ड चैप्टर के रह रहे थे मेरे भाई। थर्ड और मतलब सेकंड और थर्ड चैप्टर की, ठीक है। चलो मैं देखो एक एक करके स्टार्ट करता हूँ, जितने होते हैं उतने करते हैं भाई। इस बार क्या हुआ, पीडीएफ नहीं बन पाई है, लेकिन जैसे ही मेरी एग्जाम खत्म होंगी मैं तुम्हें पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा ग्रुप होगा उसमें मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे 2022 में, कौन सा है 23 में, कौन सा है 24 में, कौन सा है 25 में, कौन सा है। अपन ऐसे करेंगे कि पहले 2022 में आने वाले सेकंड और थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस देख लेंगे मेरे भाई, ठीक है। ये 2022 में आने वाले हैं, ये 2022 में जो आए थे उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। फिर अपन 2023 में जो आए हैं उनकी क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिर अपन 2024 के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और फिर अपन 2025 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। अब जो आएंगे ना बेटा, वो 2026 वाले आएंगे। ध्यान रखना, कहीं तुम सोचो इस बार का पेपर ही बता दिया सर ने, तो इस बार का पेपर नहीं बता रहा मेरे भाई। इस बार का पेपर जो आएगा वो 2026 में आएगा, क्योंकि तुम्हारा सत्र ऐसे चलता है 22 23 24 23 24 24 25 25 26, है ना, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो आज हम जो करेंगे वो आज हम जो करेंगे 2021-22 वाले क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। 2021-22 के देखो, तुम्हारे 4 सालों के पेपर है, क्योंकि 4 साल हुए तुम्हारे सिलेबस को चेंज हुए, उसमें जो जो परिवर्तन हुए थे उसके अनुसार मैंने पूरे क्वेश्चन को सेट किया है, ठीक है। चलो, अब जो चैप्टर है देखो, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस है, तो मतलब देखो मैं बोल बोल के बताऊंगा तुम्हें। कुछ चीजें होंगी समझाने की जो मैं समझाऊंगा। जितने क्वेश्चंस होंगे अपन बोर्ड पे करेंगे, बाकी जो नहीं है मतलब करवाने को तो मैंने सारे करवा दिए, तुम्हें उन्हें मतलब और पिछली क्लासों से या फिर मतलब जो मैंने कराया है उन नोट्सों में से देखेंगे, ठीक है। चलो, एक एक चीज मैं समझाऊंगा, एक एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, है ना भाई। देखो क्या है, थोड़ा सा मतलब लोड ज्यादा है मेरे ऊपर अभी, थोड़ा सा एग्जाम का, तो अभी देखो गला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब मैं आ चुका हूं, कोई बात नहीं। लेकिन देखो क्वेश्चंस मैं ये चाहता हूं तुम्हारे एक भी दिन की छुट्टी ना हो, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं 2022 में आने वाला, 2022 में जो आया था मेरे भाई, 2022 में। चलो इसको चेंज कर लेता हूं कलर को एक बार में ही। हाँ देखो भाई, 2022 की बात करेंगे। कौन कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं ध्यान रखना पहले मेरे भाई। 2022 की, लो मेरे भाई, 2022 की बात कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। 2022 की, इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था भाई मेरे, देखो एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसमें एक नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन था मेरे भाई। और एक नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। देखो उसने क्या दिया था, देखो भाई मैं सीधी बात है, इसमें से मैं मोबाइल में से देख देख के तुम्हें बता रहा हूं अभी कि कौन सा क्वेश्चन आया था कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। मैंने इनमें मतलब वो लगाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी देखो क्वेश्चन तो देखने पड़ेंगे ना, आंसर तो अपन ही देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन ये था, आज पीडीएफ नहीं है तो इसमें मैं लिख लिख के बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में, इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अभी बाद में दूंगा मेरे भाई, है ना। अभी मैं बना नहीं पाया हूं, लेकिन मैं बना दूंगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित
नहीं है। देखो ये राइटिंग ऐसे ही है, आज ओनली क्लास चल रही है बस ओनली, ठीक है ना। क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। पहला इसने ऑप्शन दिया था ए में धोने का सोडा, दूसरा जो इसने दिया था बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन दिया था मेरे भाई, बी ऑप्शन में इसने दिया था जिप्सम। क्या दिया था? जिप्सम दिया था सर। तीसरे में दिया था इसने मतलब सी में बेकिंग सोडा। और जो डी में दिया था मेरे भाई, इस डी में इसने दिया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताओ और किसमें नहीं होता? बताओ भाई, मेरे भाई बताएंगे कि किसमें, ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें कि क्रिस्टल जल नहीं होता। चलो धोने के सोडे का सूत्र बताएंगे सभी। धोने के सोडे का सूत्र होता है सर Na2CO3 डॉट 10H2O। कितने बाल्टी थी पानी की? 10 बाल्टी। तो क्रिस्टल जल के अणु कितने हो जाएंगे? 10। जिप्सम का क्या होता है बताओ? जिप्सम का तुम बोलोगे सर, जिप्सम का होता है CaCO3 डॉट 2H2O, ठीक है। बेकिंग सोडे का बताओ क्या होता था? बेकिंग सोडे का होता था सर NaHCO3, यही होता था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता था सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता था CaCO3 डॉट हाफ H2O। होता था कि नहीं होता था? बताओ मेरे भाई, होता था कि नहीं होता था? तुम बोलोगे सर होता था। देखो आज पीडीएफ नहीं बन पाई है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं मेरे भाई। अभी मैं लिख लिख के बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। आप साथ देंगे, समझेंगे चीजों को और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो बताओ, ये इसने क्या पूछा था 2022 में? 1 नंबर का क्वेश्चन था भाई मेरे ये। इसने पूछा था निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। ये लो और सही से लिख देता हूं, क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है, ठीक है। अब बताओ क्रिस्टलन जल क्या होते थे? तो मैंने तुम्हें बताया था, जब भी कोई अणु होगा मेरे भाई, इस तरीके से कोई पदार्थ होगा, उसके साथ गुणा में जितने भी जल के अणु होंगे वही अपने पास क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलन जल कहलाएंगे। तो देखो यहाँ H2O तो है, लेकिन इस H2O के साथ कितने अणु हैं? 10। तो इसमें तो क्रिस्टलन जल के अणु है सर 10, लेकिन हमें तो नहीं वाला चाहिए। अच्छा इसमें बताओ, इसमें है क्या? तुम बोलोगे सर ये तो जल रहा और जल के साथ 2 है, तो ये हो गए मेरे भाई 2, और ये क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। मतलब देखो क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2। ये तो मैंने नंबर लिखा था ना, 1 नंबर का आया था। तो इसमें भी है, इसमें भी है। अच्छा इसमें बताओ, इसमें कहीं पे जल दिख रहा है क्या तुम्हें? तुम बोलोगे नहीं सर इसमें जल नहीं है। यहां पे देखो CaCO3 डॉट हाफ H2O, यहां पे H2O है और यहां पे कितना अणु है सर? आधा अणु है सर। कितना अणु है? आधा। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें कि क्रिस्टलन का जल उपस्थित नहीं है? तो तुम बोलोगे सर बेकिंग सोडा। क्या नहीं है भाई? बेकिंग सोडे में क्या है? बेकिंग सोडे में कोई भी क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है, ठीक है मेरे भाई। इसमें कोई भी क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब देखते हैं मेरे भाई आगे दूसरा क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक के बाद में, इसके बाद में जो क्वेश्चन आया था वो देखेंगे। ये दूसरे चैप्टर से था मेरे भाई। कौन से चैप्टर से था? दूसरे से, ठीक है। अब देखो तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन आया फिर इसी में, इसी वाले 2022 में आया मेरे भाई। 2022 में कौन सा क्वेश्चन आया वो समझेंगे। 2022 में क्वेश्चन आया मेरे भाई, देखो 2022 में आया कि ऐसी कौन सी एक तत्व क्यों मुलायम है। देखो इसने लिखा है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को लिख देता हूं मेरे भाई। एक तत्व क्यों, भाई ऐसा नहीं है मुझे याद है, ये देखो याद तो करने नहीं पड़ेंगे मुझे, क्या काम इनसे, ठीक है ना, कि कौन सा आया था, मतलब क्या क्या लिखा आया था भाई। हाँ ये पता है कि प्रश्न आया था, इस तरीके से आया था। एक क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है।
ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं बाद में बना के डाल दूंगा मेरे भैया ना। चलो देखो मेरे भाई, अब बताओ, इसमें इसने पूछा था, इसमें देखो इसने क्या दिया, ऑप्शन दिया ए इसने कि के है, बी ऑप्शन दिया मेरे भाई इसने ए जी, सी ऑप्शन दिया मेरे भाई इसने सी यू, और डी ऑप्शन दिया है मेरे भाई पी बी। ठीक है, ये ऑप्शन इसने दिए हैं, ये ऑप्शन क्या किए थे इसने दिए थे। और कितने नंबर में पूछा था, ये भी भाई मेरे 1 नंबर में पूछा था। कितने नंबर में पूछा था, 1 नंबर में। अच्छा बताओ कि इसमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और तत्व जो है, जो भी तत्व होगा वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो मेरे भाई मैंने तुम्हें बताया था कि ठंडे जल के साथ जो क्रियाशील होते हैं वो अपने सक्रियत श्रेणी में कहाँ आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत अधिक क्रियाशील है। उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि एक तो पोटेशियम होता है, पोटेशियम को किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं मेरे भाई। उसके बाद मैंने बताया था कि दूसरा सोडियम होता है, तीसरा कैल्शियम होता है। तो मेरे भाई यहां देखेंगे, क्या सिल्वर होता है क्या, नहीं सर, सिल्वर किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता। कॉपर होता है क्या, नहीं सर, कॉपर भी नहीं होता। लेड होता है क्या, तुम बोलोगे नहीं सर, लेड भी नहीं होता। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा मेरे भाई, पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाली धातुओं को मैंने बताया था कि हम नकली बोलते हैं। नकली का मतलब Na, K और Li। ठीक है, तो ये आसानी से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं। तो तुम यहां से भी पता लगा सकते थे कि ये पोटेशियम है सर, जो आसानी से कट जाता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत है कि किसी को बताओ। देखो सारे क्वेश्चन वही है जो मैंने करा दिए हैं तुम्हें, ठीक है ना। अभी अपन बस ओनली देख रहे हैं कि पेपर में किस तरीके से इसने लैंग्वेज पूछी है, इसने किस तरीके से लिखा है क्वेश्चंस को। तो देखो इसमें क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखा है, देखो तुम समझो, समझने का प्रयास करो। ठीक है, ये कौन से चैप्टर से था, तीसरे चैप्टर से। अब देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन जो आया वो आया कि संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो देखो मैं ऐसे ही लिख देता हूं इसको, तो कि संतरे में पाए जाने वाला अम्ल, तो संतरे में कौन सा पाया जाता था, जब भाई हम क्या करते थे, इसको 60 वर्ष के जो लोग हैं उनको खिलाते थे, सिट्रिक बोलते थे। तो संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल। तो संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या है, सिट्रिक अम्ल है मेरे भाई। क्या है, सिट्रिक अम्ल। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था 2022 में चैप्टर नंबर 2 से मेरे भाई। चैप्टर नंबर जो दूसरा है उससे ये क्वेश्चन पूछा था कि संतरे में कौन सा अम्ल, मतलब संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। इसके साथ ही 1 नंबर का क्वेश्चन और आया था कि अम्ल के जलीय विलयन द्वारा, अब देखो इसको लिख देता हूं, तो मिटा रहा हूं भैया ना, अब लिखता हूं, देखो अम्ल के जलीय विलयन द्वारा, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा, मैं भाई पूरी एक्यूरेट लैंग्वेज लिख रहा हूं, मैं एक भी चीज अपनी वर्ड अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। जो पेपर में आया है मैं उसी तरीके से लिख रहा हूं। मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं सीधा सीधा कि मेरी भाषा में, कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है कि अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन करता है, कैसे ये समझाना था। तो मैं इसको मेरी भाषा में न बताकर मैं तुम्हें पेपर की लैंग्वेज बता रहा हूं कि पेपर में किस तरीके से आया है। ठीक है मेरे भाई, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का, विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। अब इसको कैसे बनाना था बताओ, कैसे बनाना था कि अम्ल का जलीय विलयन था। भाई हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, इस बीकर में अपन ने जल भर दिया, ठीक है, इस तरीके से जल भर दिया। अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का, अब इसमें बोल देंगे अपन कि हमने इस तरीके से, इसमें दूसरा कलर ले लेते हैं, देखो ये मान लो मैंने HCl लिया है, HCl का जलीय विलयन, तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, HCl का जलीय विलयन।
देखो भाई, तुम्हें समझाने के लिए मैंने अलग से डाला ना, एक सीधा ही लिख सकता था मैं, जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन। ठीक है भाई, HCl का बोल दो, किसी भी जल का हो सकता है। अब इसमें हुआ क्या मेरे भाई, इसमें हमने दो तार निकाले इस तरीके से। इन दोनों तारों को हमने दो तार निकाले, इन दोनों तारों को हमने एक बैटरी की सहायता से, एक कुंजी की सहायता से और एक बल्ब को इस तरीके से, और हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो हमने देखा कि ये बल्ब क्या होने लग गया, जलने लग गया। तो ये हो गया कौन सा, अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र। ठीक है, अब इसको तुम अच्छे से बनाओगे, ऐसे नहीं बना देना, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनाया कि भाई इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखो आगे चौथा, इसने एक ही नंबर का था भैया, कितने नंबर का था, 1 नंबर का। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा इसने, अगला क्वेश्चन पूछा स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर बताइए। स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर बताइए। अब बताओ, इसको करते कि नहीं करते तुम भाई। एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो बताएंगे, क्वेश्चन देखेंगे और पेपर को देखेंगे, मैंने जो पढ़ाया उसको देखेंगे। ये पिछली सालों के आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैंने इन्हीं के बेसिस पे और जो आ सकता है उनके एक्सपेक्ट पे मैंने तुम्हें बताया है, सब कुछ मैंने उसी तरीके से पढ़ाया मेरे भाई। ठीक है ना, चलो डरने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं तुम पेपर को देखोगे तो तुम मजे में हंसने लगोगे और कुछ भी नहीं है। इस तरीके से मैं तुम्हें एक एक चीज को मैं तुम्हारे कवर कराऊंगा। देखो, स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर बताइए। अब स्वाद तो जानते हो ना मेरे भाई, स्वाद का मतलब चखना, जैसे तुमने चखना, अरे नालायक वो पियक्कड़ वाला चखना नहीं है ये। चखने का मतलब है कि जैसे तुमने चखा उसको, जैसे चखा तो तुम्हें पता लगा कि वो खट्टा है या कड़वा। अगर खट्टा होगा तो देखो, स्वाद के आधार पर अम्ल व क्षार में अंतर बताइए, तो तुम लिखते क्या कि आंसर लिखते इस तरीके से और बोलते क्या लिखते कि अम्ल व क्षार में अंतर, तो अम्ल में लिखते अम्ल, इसमें बोलते अपन क्या कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं मेरे भाई। कैसे होते हैं, खट्टे, खट्टे होते हैं। 1 नंबर का ही था इसलिए इतना सही लिखना है। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। दूसरा लिखते क्षार, क्षार में लिखते कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद के आधार पर पूछा है ना, इसलिए स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है ना, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1 नंबर का ही पूछा था मेरे भाई, ये भी क्या लिखा था, 1 नंबर में ही पूछा था। क्या पूछा था, ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, देखो इसने 1 ही नंबर में दंत क्षय का कारण बताइए। तो इसमें देखो इसने 1 नंबर में क्या लिखा, क्वेश्चन पूछा इसने दंत क्षय का कारण बताइए। दंत क्षय का कारण बताइए, मतलब दंत क्षय होता क्यों है, दंत क्षय का कारण लिखिए, दंत क्षय का कारण लिखिए। अब बताओ क्या लिखेंगे इसमें कि भाई दंत क्षय दंत क्षय होता क्यों है, इसका कारण लिखो। तो क्या लिखोगे मेरे भाई, यहां पे इस तरीके से आंसर लिख के, और तुम लिखते कि मुंह का पीएच मान 5.5 से 5.5 से 5.6 से, भाई 6 का मतलब तो छमछम, छमछम का मतलब बारिश, तो अम्लीय वर्षा के लिए 5.6 था, और यहां पे कितना होगा 5.5। तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, कम होने के कारण, कम होने के कारण दंत क्षय प्रारंभ होता है या हो जाता है। भाई इसने देखो क्या पूछा था, अब लिखने का तरीका देख लेंगे। भाई दंत क्षय का कारण लिखना है, अब अपन को ये नहीं लिखना उसमें कि जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय होने लग जाता है, ऐसे वैसे, फिर उसमें तुम पूरी रामायण लिख रहे हो। नहीं, इसने 1 नंबर का पूछा है। 1 नंबर का मतलब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मतलब 20 वर्ड होने चाहिए, 10 से 20 वर्ड। ठीक है, वो भाई एग्जाम के टाइम पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना। एग्जाम के दिन तक तुम्हारे मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना तुम। हाँ चलो देखो, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने के कारण, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने के कारण क्या हो जाता है, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, मतलब अम्ल का मान क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। चलो ये 1 नंबर में आया था ये भी, और देख लेते हैं भाई 2022 में क्या आया है। देखो हाँ,
एक क्वेश्चन आया है, लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र, जो कि मैंने तुम्हें पहले चैप्टर के क्वेश्चंस में ही करवा दिया था। मैंने बोला था तुम्हें, अब ये देखो थर्ड में भी आया था जब मैंने किताब में तुम्हें बताया था। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे इस तरीके से एक स्टैंड लिया था, और स्टैंड पे मतलब इस तरीके से स्टैंड लिया था, और स्टैंड पे मतलब एक तरीके से इस तरीके से पाइप लगाया था अपन ने, ठीक है। इस पाइप में अपन ने यहाँ पे मतलब वो क्या रखा था, क्या रखा था बताओ, यहाँ पे रखा था अपन ने ग्लास वूल। ग्लास वूल का मतलब जिसमें कांच के वो थे, और यहाँ पे अपन ने मोमबत्ती जलाई थी इस तरीके से बीकर रख के, और यहाँ पे अपन ने इस तरीके से वो धातु का वो टुकड़ा रखा था कि नहीं रखा था, इस तरीके से। तुम्हारे याद है? अगर नहीं है तो किताब में देखेंगे चैप्टर थर्ड में धातु की भाप के साथ अभिक्रिया, इसका नामांकित चित्र पूछा था जो मैंने तुम्हें करा दिया। और ये क्वेश्चन मैंने, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 1 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी में करा दिया, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे। लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र। अब ये 2 नंबर में आया मेरे भाई, देखो कितने नंबर में आया, 2 नंबर में। लवण के चालकता की, लवण के विलयन की चालकता की जांच। देखो लवण के विलयन की चालकता की जांच, क्वेश्चन आया मेरे भाई। लवण के विलयन की चालकता की जांच, जांच का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाइए। और ये लो ये चित्र बन गए मेरे भाई, देखो ये लो, ये लवण है भाई मेरे पास NaCl, NaCl का जलीय विलयन, ठीक है मेरे भाई। और ये लो ये जल गया, ये तुम्हारे किसका हो गया, लवण का हो गया भाई। वहां पे अम्ल था, इसलिए अम्ल भी क्या करते हैं, विद्युत का चालन करेंगे, और लवण भी क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। लवण विद्युत का चालन करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, लवण विद्युत का चालन करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ। चालन करेंगे तो लवण के विलयन की चालकता की जांच करनी है अपन को, क्या करनी है, चालकता की जांच। तो बताओ हो गया नहीं हो गया, अरे बताओ हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। चलो ये 2 नंबर में आया था भाई। और इसमें तुम्हें क्या लिखना था, कि इसमें देखो इसमें लिखना क्या क्या था, इसमें थोड़ा सा लिखना था तुम्हें, क्या क्या लिखना था वो देखो। इसमें तुम्हें क्या लिखना था, इस वाले में तुम्हें लिखना था कि एक बीकर में, मतलब ये वाले चित्र के बारे में लिखना था, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखना था, एक बीकर में NaCl लवण का जलीय विलयन लेकर जलीय विलयन में लिखो। एक बीकर में NaCl लवण का जलीय विलयन लिया तथा उसमें उसमें एक धारावाही चालक तार को डालकर उसे एक बैटरी, एक बल्ब तथा एक कुंजी से जोड़ दिया, ठीक है। स्विच को चालू करने पर, यहां पे लिखेंगे क्या, स्विच को चालू करने पर बल्ब जलने लगता है।
बल्ब जलने लगता है। ये लो, ये इसका चित्र का मतलब चित्र भी हो गया था और ये लिखावट भी हो गई थी, 2 नंबर का था सिस्टम अपना, ठीक है ना। देखो इस तरीके से तुम्हें क्या करना था, ये इस तरीके से था ही। ठीक है, ये लो, ये इस तरीके का चित्र था। ये NaCl का विलयन लिख दो। NaCl का मतलब क्या है भाई, लवण तो है NaCl अपने, ठीक है ना। तो ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये इसके चित्र का ये हो गया था सारा सिस्टम। और ये इसने पूछा था 2 नंबर का था, तो 2 नंबर में इतना लिखना था, 1 नंबर में अपन को चित्र बनाना था ओनली, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं मेरे भाई। चलो अब आगे देखें, ये यहां तक पूछा था इसने, ठीक है ना मेरे भाई। चलो 2 नंबर में पूछा था। अब इसने अगला क्वेश्चन दिया मेरे भाई 1 और 1 2 नंबर का। इसने क्या दिया देखो, इसने दिया तन्यता को परिभाषित कीजिए, तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। क्वेश्चंस देखो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था तन्यता को परिभाषित कीजिए तथा, देखो राइटिंग पे मत जाना भाई आज, है ना। देखो मैं तुम्हें बताऊं, अभी मैं इसको क्या करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। जब अपना सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, फिर अपन एक एक साल के, जैसे 2022 का पेपर लाएंगे, क्योंकि भाई सारे क्वेश्चंस अपन कर चुके होंगे, सारे चैप्टर अपन पढ़ चुके होंगे, तो फिर अपन एक एक पूरे के पूरे पेपर को ही हल करेंगे, ठीक है ना। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इनको ही 4-5 बार अभी तो क्लियर करा दूंगा, अभी टेंशन मत लो तुम। तन्यता को परिभाषित कीजिए तथा सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए, ठीक है। तो कैसे लिखोगे मेरे भाई, कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे। तन्यता को परिभाषित कीजिए तो सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। तो तन्यता क्या होती है, यदि किसी धातु के तार को, यदि किसी धातु के तार को मेरे भाई क्या करते थे अपन, अगर खींचकर, अगर किसी भी धातु को अगर खींचकर तार के रूप में, पतले तार के रूप में बदल दिया जाता है, यदि किसी धातु को खींचकर पतले तार के रूप में बदल दिया जाता है, तो धातु का यह गुण, धातु का यह गुण तन्यता कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है, तन्यता। परिभाषा लिखवाई है, तुम बोलोगे हाँ सर लिखवाई है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है मेरे भाई। सोना क्या है, सबसे अधिक तन्य धातु है। कौन सी है, सोना सबसे अधिक क्या है मेरे भाई, तन्य धातु है। जिससे हम क्या करते हैं, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा क्या बना सकते हैं अपन, तार बना सकते हैं, ठीक है। तो सोना सबसे अधिक क्या है, तन्य धातु है मेरे भाई। सोना सबसे अधिक क्या है मेरे भाई, तन्य धातु है, ठीक है मेरे भाई। चलो देखो, जो जो मैंने करवा रखा है, जो जो मैं बोल बोल के बता देता हूं, बाकी की जो चीजें नहीं करवाई हुई है, जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा, तो उसको मैं लिखा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। बाकी मैंने सारा कराया हुआ है वैसे तो, ठीक है ना। ये हो गए भाई तुम्हारे, हाँ एक क्वेश्चन देखो भाई मेरे भाई, ये आया था तुम्हारे कितने नंबर का है, ये आया था तुम्हारे पास 4 नंबर का। कितने नंबर का, 4 नंबर का। ये वाली चीज तो अपन ने पढ़ रखी है ना, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं, हटा देता हूं। देखो अब इसने क्वेश्चंस कैसे दिया है, वो क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन देखो भाई, इसने क्या दिया है, इसने क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, और ये तीसरे चैप्टर में डाल दूंगा मैं, इस वाली क्लास को तीसरे चैप्टर में, ठीक है ना। चलो देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है P Q R और S, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा था, यहां पे P पे लिखा था जिप्सम, ठीक है। इस पे लिखा था विरंजक चूर्ण, अब बेकिंग सोडा, और ये लिखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस मेरे भाई। इसका देखो इसने क्या लिखा था यहां पे, इस तरीके से 1 2 3 4 NaHCO3
CaSO4.2H2O, ये लिखा था इन्होंने CaOCl2, और यहाँ पे क्या बच गया ये, सॉरी हाफ H2O था ये, और ये था तुम्हारे पास CaSO4.2H2O। ठीक है मेरे भाई, ये इस तरीके से पूछा था, और ये पूछा था इसने 2 नंबर में। इसने कैसे क्वेश्चन दिया था, इसके अलावा ये पहला क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन होता है ना, उसका ये पहला था और ये दूसरा वाला अलग था। ठीक है, ये था ओनली 2 नंबर का। ठीक है, और टोटल कितने का था, ये था 2 + 1 + 1 बराबर में 4, मतलब 4 नंबर का सिस्टम था, जिसमें से 2 नंबर का तो ये वाला पूछा था और 2 नंबर में अगला वाला पूछा था। अगले वाले की बात करेंगे, पहले ये देखते हैं इसने क्या पूछा है। देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए मेरे भाई। इसको क्या करना था तुम्हें कि इसके सूत्र से मिलाना था, तो जिप्सम का बताओ, जिप्सम का क्या हो जाएगा, जिप्सम का सर हो जाएगा CaSO4.2H2O हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, तुम बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना था, तुम बोलोगे सर आधा ही अणु था उसमें जल का, तो ये वाला इसका हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का तुम बोलोगे सर CaOCl2, और बेकिंग सोडे का तो होता ही है सर NaHCO3। तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना था, इसको सुमेलित करना था। क्या करना था, सुमेलित। अब जब तुम ऐसे सुमेलित नहीं करोगे, ये तो पेपर में दिया था, जब इसको तुम लिखोगे वहां पर, लिखोगे पेपर में, तो कैसे लिखते कि सर यहां पे लिखते हम जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम का सूत्र लिखते हम यहां पर क्या, CaSO4.2H2O। ये लिखने की प्रैक्टिस भी अपन करेंगे 2 दिन, जब एग्जाम से पहले, जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो 2-3 दिन अपन पेपर में लिखना कैसे है उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे मेरे भैया ना। तुम्हें कोई नहीं करा रहा ये प्रैक्टिस, ये ध्यान रख लेना। तुम्हारे जितने पास पैसे है ना, सारे पैसे लगा के तुम कोई कोर्स खरीद लेना, और उसमें कोई तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस कराए ना, पेपर में लिखना कैसे है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो भी कराऊंगा कि पेपर में लिखना कैसे है, बोर्ड की कॉपी कैसे आएगी, तुम्हें कैसे लिखना है। ठीक है, चलो जिप्सम हो गया मेरे भाई। अब देखो आगे देखेंगे इसमें, इसके अलावा जिप्सम के अलावा फिर लिखते हैं यहाँ पे क्या, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, विरंजक चूर्ण का क्या लिखते विरंजक चूर्ण का, सर यहाँ पे लिखते हैं हम CaOCl2। अब बताओ बेकिंग सोडे का क्या, ये सॉरी CaOCl2 हो गया। बेकिंग सोडे का क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, मतलब इनके सामने सही वाली चीज लिखते। क्या लिखते, सही वाला जो सूत्र है इस तरीके से लिखते। ये परीक्षा में इस तरीके से देगा, और अपन ने इस तरीके से इनको सुमेलित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और ये इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई, इनको सुमेलित इस तरीके से काटा फांसी नहीं करनी, ऐसे सुमेलित नहीं करना। आपको सुमेलित का मतलब है कि इसको इससे बता देना है कि इसका सूत्र ये है, इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा बेहतरीन लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या था, देखो दूसरा क्वेश्चन मैं बोल के बता रहा हूं मेरे भाई, समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। हाँ देखो, दूसरा क्वेश्चन था इसका, जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैसें X व Y निकलती है। बताओ कौन सी अभिक्रिया थी अपने पास क्लोर क्षार अभिक्रिया थी कि नहीं थी, क्लोर क्षार अभिक्रिया थी कि नहीं थी। उसमें अपने पास क्लोर क्षार अभिक्रिया में अपन ने नमक का विलयन लिया था कि नहीं लिया था, तुम बोलोगे हाँ सर। तो इसने क्या बोला है, देखो जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH का निर्माण था अपने पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ X व Y निकलती है, 2 गैसें X व Y निकलती है। गैस X फट की ध्वनि के साथ जलती है। X जो गैस है वो कैसे जलती है, फट की ध्वनि के साथ जलती है। तथा गैस Y जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है। गैस X व Y कौन सी होंगी, उनके नाम लिखिए। अच्छा अब बताओ कि फट की ध्वनि कौन सी गैस करती थी, तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन गैस करती थी। कौन सी गैस करती थी मेरे भाई, हाइड्रोजन गैस करती थी। कौन सी गैस करती थी, हाइड्रोजन गैस करती थी। तो X गैस का नाम तो क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। दूसरी चीज पूछी उसने कि एक दूसरी गैस और निकलती है मेरे भाई, जो क्या करती है, पानी को स्वच्छ करने में या कीटाणु मुक्त करने में या रोगाणु मुक्त करने में काम आती है। तो वो कौन सी गैस थी, तो मेरे भाई वो गैस थी तुम्हारे क्लोरीन। कौन सी गैस थी, क्लोरीन गैस थी। बताओ थी कि नहीं थी, क्लोरीन गैस। और ये NaOH का जब अपन ने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था,
जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, ये किससे बनाया था? NaCl से, प्लस में H2O था, तो यहां से Na और OH निकल गया था, OH निकल गया था। तो H निकला मतलब एक तो हाइड्रोजन गई थी और एक Cl2 गया था कि नहीं गया था? तो हाइड्रोजन तो करेगी फटफट की ध्वनि, और क्लोरीन गैस क्या करेगी बेटा? क्लोरीन गैस क्या करेगी? कीटाणु मुक्त पानी को अपन को उपलब्ध कराएगी, है ना। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई। इसने देखो इसी के अथवा में दिया था मेरे भाई, ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब इसके बाद में दिया था अथवा में, मतलब इसी के अथवा में इसने तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन दिया। अब वो क्या दिया वो देखेंगे। इन्होंने क्या पूछा? पीएच पूछा मेरे भाई, पीएच वैल्यू पूछी। और किस किस की पूछी? देखो नाम मिलाना था भाई, इसको मिलाना था। तो देखो हाँ, इसमें गलत बताना था। कहां लिख रखा है इसने नालायक ने? देखता हूं मेरे भाई, रुकेंगे अभी। हाँ, इसने क्या पूछा था? देखो इस तरीके से दिया था इसने, नींबू का रस यहां पे दे रखा था इसने 2.2। प्रश्न अभी बताऊंगा, रुकेंगे एक बार। दूसरा लिखा इसने सिरका, सिरका लिखा इसने 3.76। ठीक है, 4 के लगभग ये, कोई दिक्कत नहीं है। जठर रस, जठर रस का पीएच मान कितना था? 1.2 था सर। और टमाटर का रस, टमाटर के रस में इसका था 4.4। ठीक है मेरे भाई। इसने लिखा उपरोक्त सारणी के आधार पर, ये सारणी थी इस तरीके से, इस तरीके से इसने सारणी दी थी मेरे भाई, है ना। इस सारणी में इसने क्या कहा? उपरोक्त सारणी के आधार पर इसने लिखा था, देखो इस तरीके से, उपरोक्त सारणी के आधार पर पदार्थों की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए। ये क्वेश्चन था भाई तुम्हारा, देखो ये क्वेश्चन पूछा था इसने। अब देखो इसको करना कैसे है, इसमें कई तो इसको क्या करेंगे घटा के, कोई बढ़ाकर, कोई पीएच वैल्यू को बढ़ा देगा, कोई किसको बढ़ा देगा, कोई क्या कर देगा। जबकि ये कहना क्या चाह रहा है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे मेरे भाई, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिख रखा है, उपरोक्त सारणी के आधार पर, उपरोक्त सारणी के आधार पर पदार्थों की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटते क्रम में लिखिए। अब अपनों को घटते क्रम में लिखनी है मेरे भाई। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ी आएगी भाई, बड़ी लिखोगे तभी तो घटोगे, तुम घटते हुए लिखोगे तो बड़ी हो जाएगी आगे। तो हमको तो घटते हुए क्रम में लिखनी है, तो मेरे भाई पहले बड़ी लिखी जाएगी, मतलब बड़ी। बड़ी का मतलब क्या है कि जिसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसकी ज्यादा होगी? जिसका पीएच मान कम होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब है कि अम्ल की अधिकता, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतना ज्यादा अम्ल की अधिकता। तो अम्ल की अधिकता का मतलब क्या है? पीएच का मान कम। इसने पीएच का मान दिया है, ये किसका मान दिया है मेरे भाई? पीएच का मान दिया है। और ये पदार्थ दिए हैं, ठीक है, ये पदार्थ दिए हैं, ये पीएच का मान दिया है। तो अब बताओ अब कैसे लिखेंगे इसको घटते हुए क्रम में? तो मेरे भाई जिसका पहले देखो घटते क्रम में, तो हमको पीएच मान लिखना है पहले। सबसे छोटा कौन सा है सर? 1.2 है, ठीक है। आगे लिखेंगे इसके बाद में, इसके बाद में लिखेंगे क्या? 2.2, फिर लिखेंगे 3.76, फिर लिखेंगे 4.4। ये तो हो गए इनकी पीएच वैल्यू के आधार पर, ठीक है। अब देखो इनको घटते क्रम में, हमको ये पीएच वैल्यू घटते क्रम में नहीं लिखनी, हमको ये पदार्थों के नाम लिखना है। कोई तो ये करके आएगा, ठीक है, हमको ये नहीं लिखना। हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है ये क्या क्या कि जठर का, जठर रस, ठीक है। फिर घटाएंगे, फिर आएगा अपने पास नींबू, नींबू का रस, ठीक है मेरे भाई। नींबू के रस के बाद में आएगा तुम्हारे पास सिरका, सिरका, और फिर आ जाएगा तुम्हारे पास टमाटर का रस। ये इस तरीके का क्वेश्चन था मेरे भाई, टमाटर का रस, ये इस तरीके से करना था और ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताओ इसमें कोई दिक्कत तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे देखो, एक इसने प्रश्न पूछा है 1 नंबर का, ये भाई 1 नंबर का, एक्स और वाई गैस के नाम बताने। उसी तरीके से जब एक सोडियम यौगिक एक्स की तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है, तब लवण व जल
एक गैस वाई, क्या लिख रखा है पता नहीं इसने, प्रयुक्त तो होती है यौगिक एक्स का पाव रोटी मतलब ब्रेड को मुलायम व स्पंजी बनाने के लिए उपयोग होता है। गैस वाई चूने के पानी को दूधिया अवक्षेप करती है। एक्स व वाई यौगिक का नाम बताइए। बताओ भाई। अब देखो, चूने के पानी को दूधिया कौन कर देती थी? सर कार्बन डाइऑक्साइड कर देती थी। ये तो पढ़ा है तुमने कि चूने के पानी को दूधिया रंग किसके कारण होता था? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो ये तो क्या हो गई भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बन गई? गैस बन गई। अब देखो, स्पंजी बनाने के लिए जब मैंने तुम्हें बताया था बेकिंग सोडा मेरे भाई, बेकिंग सोडा याद करो, NaHCO3, NaHCO3 ये बेकिंग सोडा होता था कि नहीं होता था? तुम बोलोगे हाँ सर। तो ये देखो क्या कह रहा है, ये यौगिक एक्स का पाव रोटी ब्रेड को मुलायम व स्पंजी बनाने के लिए उपयोग होता है। तो यौगिक एक्स तो हो गया मेरे भाई ये बेकिंग सोडा। क्या हो गया? बेकिंग सोडा। ये तो हो गया एक्स पदार्थ का नाम, और ये हो गया किसका पदार्थ का नाम? ये हो गया वाई गैस का नाम। तो वाई गैस तो कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। और ये क्या हो जाएगा? जो तुम्हारे ब्रेड होती है उसको मुलायम व स्पंजी बनाने के लिए क्या काम में आता है? बेकिंग सोडा काम में आता है। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, एक ही पेपर हो पाया अभी तो, ये पहला ये हो गया 2022 का पेपर, ठीक है। अब देखो, ये 2022 का पेपर हो गया, 2023 का पेपर। भाई देखो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैं आज PDF बना के नहीं लाया तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है लिखने में, है ना। चलो 2023 में देखते हैं मेरे भाई क्या पूछा इसने। 2023 में इसने क्या पूछा है, देखो इस तरीके से इसने पूछा है, Al, Fe और Zn इनकी अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम पूछा है मेरे भाई। अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। अब देखो, अब कोई क्या करेगा, इनको सक्रियता श्रेणी के हिसाब से लिख देगा। लेकिन सक्रियता श्रेणी में तो मेरे भाई क्रियाशीलता घटती हुई होती है, घटती हुई अभिक्रियाशीलता के आधार पर लिखते हैं। हमको यहां पर बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के आधार पर लिखना है। बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता का मतलब उल्टी आवर्त सारणी चलेगी। तो कैसे चलेगी बताओ? मैंने तुम्हें बताया था केदारनाथ का माली आलू जरा ठीके पकाता है, तो ये वाली चीज हो गई। अब देखो, ये तो क्या थी? घटती हुई थी। ये तो मेरे भाई घटती हुई थी, हमको तो बढ़ती हुई लिखनी है ना। तो बढ़ती हुई लिखनी है, तो Fe, Zn और Al ये हो गई बढ़ती हुई, ठीक है मेरे भाई, ये हो गई बढ़ती हुई। तो देखो, ये तो क्या थी? घटती हुई अभिक्रियाशीलता थी, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हम क्या करते थे? उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में, उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में। तो ये तो थी घटते क्रम में, जो कि नहीं होगी, अपन को तो बढ़ते हुए क्रम में लिखनी है। तो ये वाली क्या हो जाएगी अपने पास? सही आंसर हो जाएगी। इसको तो अपन हटा देंगे, ठीक है भाई। प्रश्न को वहां सही से पढ़ेंगे कि किसके आधार पर पूछ रहा है। तुम सक्रियता श्रेणी के आधार पर कहीं उनको लिख के आ जाओ, नालायक को सक्रियता श्रेणी में तो घटते हुए क्रम में होती है, कहीं तुमको उसी की तरीके से लिख के आ जाओ। नहीं, इस तरीके से लिखनी है कि वो बढ़ती हुई पूछ रहा है या घटती हुई। तो सक्रियता श्रेणी में तो घटती हुई क्रियाशीलता रहती है, जबकि हमको लिखना कैसे है? बढ़ती हुई, मतलब उल्टा लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से उल्टा लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। ये पूछा था इसने 1 नंबर में, 2023 में 1 नंबर में पूछा था मेरे भाई। एक क्वेश्चन पूछा इसने खाली स्थान में पूछा था कि सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन से? सिरके की ऐसी तैसी का मतलब एसिटिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर में पूछे थे दोनों, ये वाला भी और अभी जो बताया मैंने खाली स्थान वो वाला भी, ठीक है, सिरके वाला। तीसरा प्रश्न पूछा इसने मेरे भाई 1 नंबर में ही, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण संगत लवण व जल बनाती हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके साथ साथ तुम एक उदाहरण लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। वर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। तो वर्जन क्या था? वर्जन का मतलब मैंने बताया था तुम्हें भजन। तो सल्फाइड अयस्कों को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करने पर वो कार्बन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? बताओ किसमें परिवर्तित हो जाते थे? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते थे। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते थे? वर्जन कहते थे। जब क्या करेंगे? सल्फाइड अयस्कों का तो क्या करते थे? वर्जन, और कार्बोनेट अयस्कों का क्या करते थे? निस्तापन। तो कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते थे? निस्तापन, ठीक है।
और वायु की उपस्थिति में किसको करते थे? भर्जन। भर्जन को करते थे वायु की उपस्थिति में मेरे भाई, लेकिन निस्तापन में क्या करेंगे? सीमित वायु की उपस्थिति में करेंगे। ठीक है, भर्जन में कौन से अयस्कों का? सल्फाइड अयस्कों का, और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्कों का। ठीक है, कार्बोनेट अयस्कों को किसमें करते थे अपन? निस्तापन से। ठीक है ना, चलो आगे देखेंगे मेरे भाई। आगे इसने पूछा है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है गंधीय सूचक का। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें एक क्वेश्चन तो अलग पूछा है, 3 नंबर का अलग पूछा है। गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो गंधीय सूचक में क्या आ जाता है तुम्हारे? वेनिला आ जाता है, लौंग का तेल आ जाता है कि नहीं भाई? बताओ आता है कि नहीं आता? प्याज का रस आ जाता है, ये सारे कहते हैं गंधीय सूचक थे। तो एक तुम्हें लिख देना है लौंग का तेल। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसने दूसरा क्वेश्चन क्या दिया इसी में। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर एक यौगिक का श्वेत अवशेष बनता है। बताओ कौन सा बनता था वो? तुम बोलोगे सर कैल्शियम कार्बोनेट बनता था। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो एक जल में विलयशील पदार्थ बनता है, तो उसको क्या बोलते थे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बताओ, मैंने बताया था कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? तुमने बोला था सर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और अधिक मात्रा में दे देंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये हो गए भाई, इसने पूछा था इसमें ए व बी के रासायनिक सूत्र और इनके समीकरण। तो ये तो हो गई एक्स पदार्थ का नाम और ये हो गया वाई पदार्थ का नाम, मतलब ए या बी, क्या जो भी है। ठीक है ना, ए व बी, ए व बी का पूछा था, तो ये भाई ए तो ये हो गया, ए पदार्थ का सूत्र तो ये हो गया, और बी पदार्थ का ये सूत्र हो गया, और इनकी अभिक्रिया मैंने तुम्हें करवा रखी है। ठीक है ना, देखेंगे चूने के पानी वाले में मैंने ये दोनों अभिक्रिया करवा रखी है तुम्हारी, तो इन दोनों अभिक्रियाओं को लिखना था इस चैप इसमें। आगे देखो, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बताओ, शुद्ध जल का पीएच मान सर 7 होता है। आगे देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट का मतलब NaCO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3 के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl की अभिक्रिया से यौगिक A बनता है। A को साधारण नमक भी कहते हैं, मतलब NaCl कहते हैं भाई। तो A का नाम तो अपन को पता ही चल गया। तो A के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ए का रासायनिक नाम तथा निहित अभिक्रिया, भाई NaCl का निर्माण करना है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करना है, जो तुम करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दिया। ये 2023 का हो गया मेरे भाई। अब 2024 के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और 2024 का क्वेश्चन देखो मेरे भाई। 2024 के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है देखो भाई, मैं तुम्हें सारे करा रहा हूं, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, 2024 के क्वेश्चन। अब 2024 में क्या क्या पूछा इसने? दही में उपस्थित अम्ल बताओ कौन सा होता है? दही में उपस्थित अम्ल जो होता है सर लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल को, लैक्टिक मैंने बोला था जहां जहां पे लैक्ट वहां पे दूध, तो दूध से बनने वाली चीजों में छाछ हो, दही हो, दूध हो, कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा मेरे भाई। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन इसका भाई, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? बताओ, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इसने पूछा था। देखो ऑप्शन दिया था दही वाले में, तो दही में उपस्थित अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो हमको पता है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, अब ऑप्शन देखेंगे सुनेंगे इसमें, कॉपर, मरकरी, लेड और जिंक। तो हमको पता है ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक आएगा इन सभी में से कॉपर, लेड, ठीक है, और इसने पूछा है मरकरी, ठीक है, और इसने पूछा है जिंक। तो इन चारों में से हमको ये बताना है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा। तो कॉपर क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है इन सब में। ठीक है मेरे भाई, इन सब में है, इन सब में कौन बढ़िया है? कॉपर है। कौन सा है? कॉपर। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे, और आगे क्वेश्चन दिया भाई इसने खालिस्तान में पूछा। इसने खालिस्तान में क्या पूछा? HCl के वियोजन से, देखो HCl के वियोजन से, भैया HCl था, इस HCl को तोड़ा तो H प्लस निकला है और प्लस में Cl माइनस निकला है। तो देखो HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्लोरीन है मेरे भाई, तो लिख देंगे Cl2, क्लोरीन। ठीक है मेरे भाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2HCl हो जाएगा ना, तब ये हाइड्रोजन निकलेगी और ये क्लोरीन गैस निकलेगी। तो ऋणायन कौन सा है? बताओ ऋणायन कौन सा है? तुम बोलोगे सर क्लोरीन गैस क्या है? यहाँ पे ऋणायन है मेरे भाई, तो ये क्लोरीन लिखना था। आगे देखो, तांबे में, सॉरी पीतल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम बताओ। पीतल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु कौन सी होती है? भाई पीतल में, मैंने बताया था पीतल के लिए, पीतल किस किस से मिलकर बनता है? तांबा प्लस में किससे? जिंक से, पीताजी। पीतल में तांबा और जिंक, तो पीतल में क्या क्या? तांबा और जिंक।
तांबा और जिंक के लिए देखेंगे तुम कि तांबा और जिंक में, तो तांबा तो दे ही रखा है, दूसरी धातु कौन सी मिलानी पड़ेगी? जिंक मिलानी पड़ेगी मेरे भाई। कौन सी मिलानी पड़ेगी? जिंक मिलानी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो, इसने एक एक नंबर का क्वेश्चन है भाई सारे। अब देखो आगे, सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु, इसने क्या पूछा है? द्रव अधातु पूछी है मेरे भाई। तो अधातु कौन सी थी? मैंने तुम्हें लिखवाया था नोट डलवाकर भाई कि ब्रोमीन जो होती है एक ऐसी अधातु होती है जो क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। तो कौन सी होती है मेरे भाई? बताएंगे सभी। ब्रोमीन होगी मेरी। कौन सी होगी? ब्रोमीन होगी। चलो आगे देख लेते हैं मेरे भाई। आगे इसने पूछा है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। देखो तुम्हारी किताब में इस तरीके का एक चित्र है, देखो किस तरीके का चित्र है। यहां पे इस तरीके से उसने एक बैटरी रखी हुई है, इस तरीके से। ठीक है, यहां से इस तरीके से तार निकाले हुए हैं उसने। ठीक है, यहां पे मान लो यहां पे इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से बैटरी रखी हुई है। यहां पर इसने क्या किया हुआ है? दो टर्मिनल छोड़ रखे हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे इस तरीके से एक कुंजी, मतलब एक बैटरी, एक कुंजी और एक बल्ब लगा रखा है इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से जोड़ रखा है। अब ये बताओ, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पे लिख देंगे अपन धातु का टुकड़ा। तो अब ये धातु के टुकड़े को यहाँ पे डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और ये जलने लग जाएगा। ठीक है, तो धातु क्या हो जाएगी? विद्युत की सुचालक। ये क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। किताब में दिया हुआ है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखेंगे, ये किताब में दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है ना, आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे। आगे देखो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो सर CaSO4 डॉट कितना आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में? आधा, हाफ H2O। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आगे देखो, जल में मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है? तो इसमें लिखेंगे भाई कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2 होता है। जब इसमें जल को मिलाया जाता है तो जल का दो अणु, मतलब जो जल का अणु होता है वो क्या करता है? इस आधे जल के अणु के साथ क्रिया कर लेता है और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम में बदल देता है, जिसके कारण वह क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है मेरे भाई। क्या हो जाता है? कठोर। मैं इसके लिखित में दे दूंगा भाई तुम्हें सारे। देखो आज की क्लास करना जरूरी था क्योंकि क्लास को मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने तुम्हें ये कराया है। ठीक है ना, आप अगर किसी को ये लग रहा है सर क्वेश्चन भी नहीं बता रहे आप, ये है भाई क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा। मैं कह रहा हूं आपसे 16 या 17 तारीख 16-17 तारीख तक मैं आपके क्वेश्चंस डाल दूंगा, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है मेरी। आपको नोट्स का एक एक, मतलब जो भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे कराता हूँ PDF वाले, वो सारे आपको मिलेंगे, इस चीज की आप टेंशन ना लो। ठीक है मेरे भाई, कैसे भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आप सभी को। ठीक है ना, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो मेरे भाई, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम। भाई बेकिंग सोडा क्या है? खाने का सोडा, तो NaHCO3 था। अब देखो केक मुलायम व स्पंजी हो जाता है, तो क्यों हो जाता है भाई? बताओ क्यों हो जाता है? उसमें अपन बेकिंग सोडा मिलाते हैं और कौन सी गैस बनती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसके लिए अभिक्रिया मैंने कराई हुई है, देखोगे तुम। ठीक है ना, देख तो लेगो, नालायक मैंने करा रखा है तुम्हें। ये 2024 का हो गया। अब 2025 का और देख लेते हैं। 2025 में भाई क्या क्या है, ध्यान से देखेंगे। 2025 में पूछा इसने, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। इसमें ऑप्शन में दिए इसने लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और चांदी। विद्युत का सुचालक बताओ सबसे अच्छा कौन है? तुम बोलोगे सर चांदी है, तो ऑप्शन नंबर द वाला मतलब डी। ठीक है ना मेरे भाई, तो वो क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। तो सबसे अच्छा चालक कौन है विद्युत का? सर हमारे पास चांदी है। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे क्वेश्चन जो आया वो आया, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस। जिंक तो क्या हो गई? धातु, और तनु अम्ल हो गया। तो अम्ल और धातु, जब भी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस बनाती है मेरे भाई? हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है सर। तो इसमें ऑप्शन में दिया था इसने, पहला ही ऑप्शन दिया हाइड्रोजन गैस, दूसरा दिया ऑक्सीजन गैस, तीसरा दिया कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा दिया कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो मेरे भाई कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी मेरे भाई। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। आगे देखो, एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? मतलब एक उदासीन विलयन का पीएच मान है। अब ऑप्शन में दिया है 1.2, ब ऑप्शन दिया है 7, स ऑप्शन दिया है 7.4 और द ऑप्शन में दिया है 10। तो कितना होता है उदासीन विलयन का पीएच मान? तुम बोलोगे सर 7 होता है उदासीन विलयन के पीएच मान। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो भाई, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि, खालिस्तान दे दिया, क्योंकि ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। क्योंकि ये विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है मेरे भाई, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, आगे इसने पूछा सोने और लोहे में से खालिस्तान अधिक तन्य धातु है, तो तुम बता दोगे सोना अधिक तन्य धातु है लोहा? तो मैंने अभी भी बताया तुम्हें मेरे भाई कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा क्या बनाया जा सकता है? लंबा तार बनाया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। हाँ, आगे इसने पूछा है मेरे भाई अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया है? कौन से गुण को सिद्ध किया है? कौन से गुण का मतलब उसने एक बल्ब जला दिया भाई अम्ल के विलयन का प्रयोग करके। तो वो क्या बताना चाह रहा है? वो ये बताना चाह रहा है मेरे भाई कि जो अम्लीय विलयन होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं। ये वाला 1 नंबर में दिया था इसने, तो हमको ये बताना था कौन सा गुण प्रदर्शित करता है। अब देखो इसने कितने तरीके से प्रश्न पूछ लिए इसी को घुमा कर। कैसे कैसे? कि भाई कि अम्लीय विलयन, देखो 2022-23 में क्या पूछा उसने कि जो अम्लीय विलयन होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, इसके लिए एक चित्र बनाकर समझाइए। फिर अब इसने क्या दिया कि एक लड़का है, उसने एक प्रयोग किया और उसने अम्लीय विलयन को प्रयोग में लेकर एक बल्ब को जला दिया, और वह इस बल्ब को जलाकर तुम्हें कौन सा गुण प्रदर्शित करना चाहता है, वो कौन से गुण को सिद्ध करना चाहता है। तो भाई उल्टा को दोनों को घुमा के पूछा कि नहीं पूछा? तो ऐसे क्वेश्चनों को समझना है मेरे भाई, है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं मेरे भाई। हाँ, 2 क्वेश्चन और देखो ध्यान से समझेंगे। क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 3 नंबर में आया था भाई। पहले तो थी क्लोर क्षार प्रक्रिया की परिभाषा लिखनी थी तुम्हें, क्लोर क्षार प्रक्रिया की परिभाषा, और उसके बाद में उसको समझाना था। तो 1 नंबर की तो परिभाषा थी और 2 नंबर में समझाना था। टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। और इसी के अथवा में आया था बेकिंग सोडे पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए और इसमें निहित रासायनिक समीकरण। बेकिंग सोडे को जो गर्म किया था और उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, बेकिंग सोडे को गर्म करा था ना भाई, जो बेकिंग सोडे को गर्म किया था वो उसी का वो वाली अभिक्रिया इसमें मैंने वो कराई थी, वही वाली इसमें आएगी। और ये भी 3 नंबर में पूछे थे मेरे भाई। क्या क्या पूछ रहा था ये कि इसमें बेकिंग सोडे पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए। 2 नंबर का तो ये था, और इसी में इसने लिखा था और इसमें निहित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण 1 नंबर की थी। इस तरीके से टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन था मेरे भाई। ये मैंने तुम्हें पूरे पिछले 4 सालों के क्वेश्चन जो थे उनसे रूबरू करवा दिया है। ठीक है, जैसे ही टाइम मिलेगा मेरे भाई मैं इसकी PDF बनाकर और तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा दिक्कत आएगी तो किसी क्लास में मैं इसको ओपन कर दूंगा और तुम उसके देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहो वो ले लेना। क्वेश्चंस के मैं तुम्हें आंसर कराई दिए हैं। ठीक है, तो आराम से देख लेंगे। वैसे मैं इसकी PDF डाल दूंगा, जब तुम्हारे पास इसकी PDF पहुंच जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब देखो मेरी बात सुनेंगे सही से। देखो अब समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखो मैंने 5 सालों के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, मेरी बात समझो ध्यान से। मुझे इतना टाइम अभी थोड़ा सा मिल नहीं पा रहा। अभी देखो मैं तुम सोचो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकाल कर, मैं ना बहुत बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर मैं तुम्हारे लिए क्लासेस ला रहा हूँ, है ना। अभी मेरी हालत ऐसी है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आंखों को देखकर तुम्हें लग रहा होगा, नहीं लग रहा तो भी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मस्त पढ़ो, तुम्हारे लिए मैं तैयार हूँ। देखो मुझे अभी 12th की भी स्टार्ट करनी थी लेकिन हो नहीं पा रही है। और मैं बोल के तुमसे बोला है मैंने कई बार कि मैं 12th की स्टार्ट करूंगा, लेकिन हो ही नहीं पा रहा भाई। इतना टाइम मिल ही नहीं पा रहा मुझे चीज़ों को वो करने में। अब इसकी PDF बनाने में भाई मुझे टाइम लगता, PDF बन ही नहीं पाई मुझे कि क्योंकि अब देखो एग्जाम सर पे भाई, जैसे तुम्हारी एग्जाम है वैसे मेरी भी एग्जाम है। जॉब वॉब तो है नहीं, है ना। बस मैं तो तुम्हारे लिए लगा पड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, होगा जो देख लेंगे। बाकी देखो भाई मेरी बात यही है कहने की कि मैं तुम्हारे लिए लगा पड़ा हूँ। तुम एक बार मेहनत करके देखो, मजा नहीं आए तो बताना। तुम पिछले सालों के, मैं कहना हूँ ना यार, तुम 3 सालों के क्वेश्चन 3 साल जो भी 4 साल तुम्हारी रही है, 22, 23, 24, 25, 4 सालों के, पिछले 4 सालों के क्वेश्चंस उठाओ और उनमें जो पहला, दूसरा और तीसरे चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको करके देखो। अगर तुम्हें लगे कि हाँ यार इसमें मजा आया, नहीं आया, एक भी क्वेश्चन रह रहा है तो वो बताओ भाई। किसी भी तरीके की मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा, आप बस पढ़ने पे ध्यान दो। मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ लगा हुआ हूं। इसकी PDF देखो, अभी बाकी की जो PDF थी मैंने तुमसे बोला है, अगर PDF चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर दिए हुए हैं, नंबर नहीं है तो वापस लिख लेंगे लोग। ठीक है भाई, जिसको अब देखो जो करना है वो, अब जिसको मैं, अब भाई ग्रुप नहीं बन पा रहा, अभी ग्रुप बन भी गया तो उसमें मैं भेज नहीं पा रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है भैया ना। ये लो
ये लो भाई, ये मेरे नंबर है 8503823625। इस पे डाल देना भाई PDF क्लास 10th। तो मैं क्लास 10 की जो भी PDF होंगी लिख ली सभी ने भाई, ये देखो इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो जो भी PDF वगैरह होगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। अभी देखो मैं जैसे ग्रुप बनाने की सोच रहा हूँ, तो ग्रुप में अब और जैसे किसी को डाउट वगैरह होता है किसी चीज का तो आप पूछ सकते हैं मेरे भाई, मैं मना नहीं कर रहा आपको, ठीक है ना। 15 तारीख बाद में शायद मैं फ्री हूँ लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी दुआएं रही, तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो भाई कुछ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आज के लिए इतना ही काफी है मेरे भाई, है ना। और टाइम कितना हो गया, टाइम हो चुका है 1 मिनट और बच रही है, कोई बात नहीं है ना। चलो आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई, है ना। और कल अपना चैप्टर वही चल रहा है चौथा। अभी देखो अपना चौथे चैप्टर में कल आपकी क्लास डलेगी, सुबह 6 बजे आ जाएगी भाई क्लास, है ना। सुबह 6 बजे क्लास डल जाएगी, सभी 6 बजे क्लास देख लेंगे। और कमेंट किया करो भाई, कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझे पता तो लगे ना कि कोई सी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही, कौन सी चीज है जो तुम्हें मतलब दिक्कत कर रही है, तो कमेंट करोगे तो ही तो पता चलेगा। अब तुमसे बातचीत ही नहीं हो पाएगी तो फिर कैसे पता चलेगा कि मुझे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। है तुम्हारे लिए इतना अवेलेबल हूं मैं, नालायक हो। उसके बाद में भी कोई चीज की दिक्कत होती है तो बताएंगे, किसी चीज में या किसी तरह में ये समझ में नहीं आ रहा, मैं जितना प्रयास होगा मेरे भाई, मैं पूरे जी जान लगा के तुम्हारी जितना मुझसे बनेगी ना मदद, वो पूरी मैं मदद करूंगा, टेंशन मतलब इस चीज की, ठीक है मेरे भाई। चलो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल।